वो पहला ऐसा जासूस था जो डायरेक्ट दुश्मन देश की सरकार में घुस गया। ऑलमोस्ट डिफेंस मिनिस्टर बन ही गया था और लोग तो उसे सीरिया का फ्यूचर प्रेसिडेंट तक बोलने लगे थे। किसी मीटिंग में वो जो भी कहता सरकार उसे आंख बंद कर मान लेती, लेकिन असलियत वो था मोसाद का एजेंट जो हर दिन सीरिया के अंदर की सबसे बड़ी सीक्रेट्स को चुरा रहा था। और उसी की वजह से इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में ही 3 अरब देशों को हरा दिया। लेकिन फिर बस एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी प्लानिंग तबाह कर दी। वो कैसे सीरिया की ताकत बना और फिर उसी की तबाही की वजह। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इंसान वाकई में इतने सालों तक एक पूरे देश को धोखा दे सकता है, और क्या उसकी असलियत पहले ही पकड़ी जा सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी दुनिया में ऐसे जासूस छिपे हैं? 1959 तेल अवीव। एली कोहेन एक सिंपल सी ऑफिस डेस्क पर बैठे हुए, टेबल पर कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिन्हें वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक काफ़ी बोरिंग और रेपिटेटिव रूटीन। तभी ऑफिस का डोर खुलता है, एक आदमी अंदर आता है, डिसेंट शूज, शार्प आइज, लेकिन नाम नहीं बताता। सिर्फ एक लाइन बोलता है कि हम आपकी स्किल्स और लैंग्वेज एक्सपर्टाइज को किसी और काम के लिए यूज करना चाहते हैं, इजराइल के लिए। एली थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कुछ समय तक चुप रहते हैं और फिर पोलाइटली मना कर देते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए रेडी नहीं हूँ। उनके टोन में ना तो डर था और ना एक्साइटमेंट, बस एक नॉर्मल सा रिजेक्शन। वो आदमी उन्हें कार्ड देता है और कहता है कि कभी लगा कि अब रेडी हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। आदमी चला जाता है और एली अपने काम में वापस लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही वीक्स के बाद उनकी जॉब चली जाती है। फाइल डिपार्टमेंट को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि इसमें मोसाद का इनडायरेक्ट हाथ था। अब जब उनकी जॉब चली जाती है तो बेरोजगारी का प्रेशर बढ़ने लगता है। उनकी वाइफ नाडिया प्रेग्नेंट होती है और घर के खर्चे भी टाइट होने लगते हैं। इसी बीच एक रात एली कोहेन काउच पर बैठे होते हैं। कार्ड को घूरते हुए वो काफ़ी देर तक उसे देखते रहते हैं और फिर फ़ोन उठाते हैं और वही नंबर डायल कर देते हैं। और इसी कॉल के साथ शुरुआत होती है कि ऐसे मिशन की जो उन्हें दुनिया का सबसे बोल्ड और डेंजरस स्पाई बना देगा। अगले कुछ हफ्तों तक मोसाद के अंदर एली कोहेन की पहचान को मिटाया जाता है और एक नई पहचान दी जाती है कि वो एक सीरियाई बिजनेसमैन है जो अर्जेंटीना में लंबे समय तक रहने के बाद अब सीरिया लौट रहे हैं। उनका नाम था कामिल आमिन थाबित। अब एली की आगे की ट्रेनिंग इसी बात पर थी कि उसकी नकली पहचान पूरी तरह से असली लगे। उन्हें अरेबिक बोलियों की प्रैक्टिस कराई गई। सीरिया की राजनीति में कौन किससे जुड़ा है उन्हें अच्छी तरह से रटा दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया गया कि अमीर लोगों की तरह कैसे रहना है। विस्की पीना, पार्टीज में उठना बैठना, डांस करना और हर छोटी छोटी बात जो एक बिजनेसमैन लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा था अपनी पहचान को भूल जाना। एली कोहेन के लिए सबसे भारी पल वो था जब मोसाद ने उसके इजरायली डॉक्यूमेंट्स जला दिए। वो पल एक आखिरी अलविदा था अपने पुराने नाम को, अपनी असल जिंदगी को। इसके बाद दिसंबर के आखिरी दिनों में एली के मिशन की तैयारियां तेज हो गईं। लेकिन सीरिया कोई आम मुल्क नहीं था, वो एक दुश्मन देश था और ऐसे हालात में किसी एजेंट को सीधे वहां भेजना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं होता। और इसीलिए यह तय हुआ कि मिशन शुरू करने से पहले एली को एक ट्रायल देना जरूरी है, उसी अरब कम्युनिटी के बीच जिसके साथ उसे फ्यूचर में रहना और काम करना था। इसके बाद घर लौटकर एली ने अपने परिवार को बताया कि उसे यूरोप में एक प्राइवेट कंपनी में परचेसिंग एजेंट की जॉब मिल गई है, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी। वो कुछ वक्त वहां रहकर माहौल समझेगा और फिर सारा काम यहीं से संभालेगा। और कुछ हफ्तों के बाद एली अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो गया। वहाँ डाउनटाउन में एक कैफे में उसकी मुलाकात अब्राहम नाम के एक एजेंट से हुई। उसने उसे एक अपार्टमेंट की चाबी दी और कहा कि जब तक तुम अर्जेंटीना जैसी स्पेनिश नहीं सीख लेते तब तक तुम्हारा यही बेस रहेगा। उसने एक टीचर का भी इंतजाम किया जो एली को वहाँ की लोकल भाषा और वहाँ के तौर तरीके सिखा दे। लेकिन अब्राहम ने एक वार्निंग भी दी कि तुम इस वक्त ट्रांजिशन फेज में हो। ना तुम पूरी तरह सीरियन हो क्योंकि तुम सीरियन कम्युनिटी से दूर रह रहे हो, और ना ही तुम किसी और देश के नागरिक हो क्योंकि तुम्हारे पास सीरियन पासपोर्ट है। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि जब तक तुम्हें स्पेनिश ठीक से नहीं आ जाती तब तक ज्यादा बाहर मत घूमो, और ये काम 2 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। इब्राहिम की चेतावनी के बाद एली ने अगले 2 महीने खुद को पूरी तरह से तैयार करने में लगाए। वो दिन रात अर्जेंटीना की लोकल स्पेनिश सीखने लगा ताकि वहाँ की बोलचाल में वह पूरी तरह से घुल मिल जाए। यहाँ मोसाद हर स्टेप पर उसकी निगरानी कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का तरीका, हाव भाव और सब कुछ। और फिर एक सुबह इब्राहिम ने कहा कि अब वक्त आ गया है और तुम एक नई पहचान के साथ अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो। उसने एली को एक नया पासपोर्ट दिया जिस पर नाम लिखा था कामिल आमिन थाबित।
अगली सुबह उसे ब्यूनस आयर्स के एक सीरियन क्वार्टर्स में शिफ्ट होना था। यह इलाका अरब प्रवासियों का केंद्र था, सीरियन, लेबनानी और फिलिस्तीन कम्युनिटी से भरा हुआ। मकसद यही था कि उसे एक ऐसी कम्युनिटी में रखा जाए जहां वो बिना किसी शक के एक असली सीरियन की तरह घुल मिल सके। अर्जेंटीना पहुंचने के कुछ ही हफ्तों में एली अरब कम्युनिटी में घुलने मिलने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात अब्दुल लातिफ से हुई, एक मशहूर अखबार अरब वर्ल्ड के एडिटर। अब्दुल ने एली को इकोनॉमिक अटैशी की वाइफ के बर्थडे पार्टी पर बुलाया। अटैशे यानी दूतावास का वो अधिकारी होता था जो किसी खास क्षेत्र का जानकार होता था। वहीं उसकी मुलाकात होती है मिलिट्री अटैशे अल हाफिज से। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही शख्स सीरिया का राष्ट्रपति बनता है। पहली ही मुलाकात में एली ने अल हाफिज से इतनी गहरी बातचीत कर ली थी कि उन्होंने उसे बाथ पार्टी में शामिल होने तक का ऑफर दे दिया। हालांकि एली ने उस वक्त ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मिशन की शुरुआत में ही वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए नजर आए। अब तक जो कुछ भी हुआ, चाहे वो ब्यूनस आयर्स की पार्टीज हों या पहचान बदलने की लंबी ट्रेनिंग, ये सब तो बस तैयारियां थी। असली मिशन तो अब शुरू हो रहा था, सीरिया की राजधानी दमिश्क में, जहां उसे एक ऐसे खेल में उतरना था जहां उसकी हर चाल उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी। और एली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में वो सीरिया के केंद्र तक पहुंच जाएगा, उन कमरों में बैठेगा जहां सीक्रेट प्लान बनते हैं और उस लेवल का भरोसा जीत लेगा जिसके बारे में मोसाद ने कभी सोचा भी नहीं था। वो अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि वह वहीं से होकर सीरिया में दाखिल हो सकता था। मोसाद ने उसके लिए एक लोकल स्मगलर का इंतजाम किया, वो आदमी जो उसे लेबनान की सरहद से सुरक्षित निकालकर सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर ले जा रहा था। सीमा पर कई चेक पॉइंट थे जहां पर सीरियन गार्ड्स की कड़ी निगरानी रहती थी। एली को समझाया गया कि नजरें नीची रखनी है और ज्यादा बात नहीं करनी। मोसाद ने रास्ते पहले से ही तय कर रखे थे और करप्ट बॉर्डर ऑफिशियल से भी सेटिंग कर रखी थी। एली को बस अपने रोल को निभाना था, एक साधारण व्यापारी जो लंबे सफर से थका हुआ है और कई घंटों की चुपचाप यात्रा के बाद अब वो सीरिया की जमीन पर था। अब उसका असली मिशन शुरू होने वाला था। दमिश्क में कदम रखते ही एली ने सबसे पहले सहारा होटल में कुछ दिन गुजारे, लेकिन ये बस शुरुआती थे। जल्द ही एली ने एक शानदार विला किराए पर ले लिया, सीधा आर्मी हेडक्वार्टर्स के सामने। ये इलाका दमिश्क का सबसे हाई प्रोफाइल जोन था, जहां शासन के प्रमुख, रॉयल फैमिली के लोग और कई विदेशी दूतावास के प्रतिनिधि रहते थे। एली ने पूरे साल का किराया 1300 सीरियन पाउंड यानी कि लगभग $360 एक ही बार में चुका दिए। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और फिर क्या था, जैसे ही खबर फैली कि इलाके में कोई अरब अमीर आया है तो लोग खुद चलकर उससे मिलने आने लगे। इन सब के कुछ ही महीनों पहले यूनाइटेड अरब रिपब्लिक टूटा था, यानी कि वो गठबंधन जो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर बनाया था। और अब नई सरकार को मिस्र यानी कि इजिप्ट के पलटवार का डर था। और ऐसे हालात में जासूसी जैसे मामलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और एली ने इस हालात का पूरा फायदा उठाया। उसने खुद को एक अमीर और राष्ट्रभक्त बिजनेसमैन की तरह प्रेजेंट किया। साथ ही साथ उसने यह भी तय किया कि वो खुद को बाथ पार्टी का समर्थक बताएगा, लेकिन बड़ी ही चालाकी से। धीरे धीरे उसकी दौलत और रसूख की गूंज पूरे शहर में फैल चुकी थी। हालात ऐसे बन गए थे कि कई अमीर व्यापारियों ने तो अपनी बेटियों के रिश्ते तक भेजने शुरू कर दिए थे, लेकिन एली हर बार मुस्कुराकर मना कर देते थे। एक रात एली से मिलने आया सलीम सैफ, जो रेडियो दमिश्क में विदेशी प्रसारण का डायरेक्टर था, और इसके बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। सैफ को मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन से अक्सर प्रचार सामग्री और भाषण मिलते थे, जिसमें सरकार की रणनीति और कई गोपनीय जानकारियां भी होती थी। कुछ ही समय के बाद वो एली से इन मामलों में राय मांगने आने लगा। एली के लिए तो ये एक इंटेलिजेंस जैकपॉट था। अब उसे पूरा पता चलने लगा था कि सीरियाई सरकार किस दिशा में सोच रही है, वह क्या दिखाना चाहती है और क्या छुपाना चाहती है। और मोसाद का ट्रेंड दिमाग ये जल्दी ही समझ गया कि इन सूचनाओं का उपयोग मिशन के लिए कैसे करना है। अब एली हर सुबह एक तय समय पर एक कोडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए इजराइल को जानकारी भेजने लगा। वो ये ट्रांसमिशन अपने घर से ही भेजता था। दमिश्क में हर दिन हजारों रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट होती थी और इन्हीं के बीच एली की कोडेड फ्रीक्वेंसी भी छुपी होती थी, और इस भीड़ में उसका सिग्नल पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। साथ ही साथ वो समय समय पर अपनी फ्रीक्वेंसी भी बदलता रहता था, ताकि अगर उस पर शक भी हो जाए तब भी कोई उसे ट्रेस न कर पाए। कुछ समय के बाद सलीम सैफ ने एली को अपने रेडियो स्टेशन का टूर करवाया। यहीं से एली के दिमाग में एक नया आइडिया आया, इमिग्रेंट आर नाम का एक रेडियो प्रोग्राम। इस शो में विदेशों में रहने वाले सीरियाई लोगों का इंटरव्यू लिया जाता और वो बताते कि उन्होंने बाहर की जिंदगी कैसे बिताई है। इस शो का होस्ट बना कामिल अमीन थाबित, यानी कि खुद एली कोहेन। और जब उसने पहली बार रेडियो पर बोलना शुरू किया तो लोग उसकी आवाज़, अंदाज और भाषा की पकड़ से चौंक गए। अब मोसाद ने भी दमिश्क में होने वाले रेडियो प्रोग्राम को रेगुलरली ट्रैक करना शुरू कर दिया।
एली बेहद होशियारी से अपने कोडेड मैसेज को इसी रेडियो प्रोग्राम के अंदर छुपा देता था। जैसे कि अगर उसे मोसाद को बताना होता कि सब ठीक है, तो वो शो के अंत में रॉबिन्सन क्रूज की किताब की आखिरी लाइन फ्रेंच में उल्टा बोल देता। लेकिन इतनी सावधानी और मेहनत के बावजूद अब तक एली जो जानकारी भेज रहा था वो कुछ ज्यादा काम की नहीं थी। ड्राई और फॉर्मल रिपोर्ट्स थी जिसका सीधा मिशन से कोई लेना देना नहीं था। मोसाद को हाई लेवल स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। एली समझ गया था कि उसे और गहरी जानकारी चाहिए और इसके बाद शुरू होता है असली गेम। एली ने अपने विला में बड़ी बड़ी शानदार पार्टियां आयोजित करना शुरू कर दी। इसमें सीरिया सरकार के बड़े अफसर, मंत्री, व्यापारी और पावरफुल लोग आमंत्रित होते थे। शराब और औरतों का खुलकर इंतजाम होता था ताकि माहौल हल्का रहे और लोग बिना संकोच के अपनी बात कह सकें। इन पार्टीज में अक्सर कुछ मेहमान अपने होश खो बैठते थे और एली, जो कि अक्सर नशे का नाटक करता था, वो हर बात को बेहद ध्यान से सुनता और याद रखता। सरकारी योजनाएं, आर्मी इंटेंशन और बॉर्डर डिप्लॉयमेंट तक की बातें इन पार्टीज में खुलकर सामने आ जाती थी। कुछ ही समय में एली एक ट्रस्टेड एडवाइजर बन गया। लोगों से पैसे उधार लेते, राजनीतिक सलाह मांगते और यहाँ तक कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी उसकी गाइडेंस पर भरोसा करने लगे थे। एली सीरियाई सत्ता के इतने करीब पहुंच चुका था कि उसे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाने तक की चर्चा शुरू हो गई थी। ये सब उसकी गिरफ्तारी के ठीक पहले की बात है। 1961 से 65 के बीच एली कोहेन ने इजरायली सेना को सीरिया की अंदरूनी खुफिया जानकारी दी, रेडियो ट्रांसमिशंस, कोडेड लेटर्स और यहाँ तक कि खुद 3 बार इजराइल जाकर। कोहेन ने हर जानकारी को खुद से वेरीफाई किया और फिर आगे बढ़ाया। उसकी सबसे चर्चित सफलता थी गोलान हाइट्स का दौरा, सीरिया की वो पहाड़ी सीमा जहां से इजराइल की जमीन बिल्कुल साफ नजर आती थी। कोहिन ने वहां हर बंकर, हर तोप की डायरेक्शन और किलेबंदी की पोजीशन डीपली ऑब्जर्व की और डिटेल मोसाद को भेजी। एक किस्सा यह भी है कि कोहिन ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि गर्मी से बचाने के लिए हर पोस्ट पर एक पेड़ लगाया जाए। बाद में इजरायली वायुसेना ने इन्हीं पेड़ों को टारगेट मार्कर बनाया और 1967 के 6 डे वॉर में सिर्फ 2 दिनों में ही गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। एक और बड़ी जानकारी जो उन्होंने इजराइल को दी वो थी कि सीरिया जॉर्डन नदी की दिशा को मोड़कर इजराइल को पानी से वंचित करना चाहता है। कोहिन ने उस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दी, कहां पर पाइपलाइन है, कहां पर मशीनरी है, सब कुछ। और इसी जानकारी के आधार पर इजरायली वायुसेना ने वॉर ओवर वाटर के दौरान इन मशीनरी को समय रहते ही तबाह कर दिया। 8 मार्च 1963 एली कोहेन यूरोप और अर्जेंटीना की अपनी बिजनेस यात्रा से लौट ही रहे थे कि राजधानी दमेश्क में तख्ता पलट हो गया। बाथ पार्टी ने सत्ता संभाल ली, टैंक सड़कों पर उतर गए, राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया और कुछ ही समय में जनरल अल हाफिज राष्ट्रपति बना दिए गए। लेकिन इस राजनीतिक भूचाल ने कामिल अमिन थाबित यानी कि एली कोहेन के लिए नए रास्ते खोल दिए, क्योंकि अब नया राष्ट्रपति उनका वही पुराना दोस्त था जो उन्हें अर्जेंटीना में मिला था। नई सरकार के गठबंधन के बाद एली ने अपने दमेश्क वाले विला में एक शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी में सरकार के मंत्री, आर्मी के बड़े ऑफिसर और कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन शामिल हुए। एली ने हर किसी से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, मुल्क की तरक्की के नाम पर जाम टकराए और एक नई दोस्ती की बुनियाद रखी। अब उसकी पहुंच सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नियों से भी वो उतना ही घुल मिल चुका था। वो उन्हें महंगे महंगे तोहफे देता और बड़ी ही सहजता से उनके पतियों की गतिविधियों की अहम जानकारी हासिल कर लेता था। अब तक एली एक जासूस की तरह सीरियन सरकार के काफी नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। पहले वो नेताओं को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन अब खुद सीरियन सरकार उसके ऊपर निर्भर होने लगी थी। अब वो लगातार इजराइल को टॉप सीक्रेट जानकारी भेज रहा था। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि कभी कभी तो खुद सीरियन सरकार को इस जानकारी के बारे में बाद में पता चलता था। एक बार जब यूनाइटेड अरब कमांड के जनरल अली आमिर ने सीरिया का दौरा किया, तब एली कोहेन अकेले ऐसे नागरिक थे जिन्हें सैन्य दौरे में शामिल होने की इजाजत मिली। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस दौरे में सिर्फ सेना के उच्च अधिकारी ही शामिल थे। लेकिन इस दौरे के कुछ ही समय के बाद एली को एक जानकारी मिली कि राष्ट्रपति अल हाफिज को किडनी का अटैक आया है। ये बात केवल कुछ भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखी गई। बताया गया कि वो इलाज के लिए चुपचाप पेरिस जा रहे हैं। इसके बाद एली अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलने एयरपोर्ट पहुंचता है और इसके कुछ ही समय के बाद मोसाद को पता चलता है कि अल हाफिज पेरिस में किडनी की इमरजेंसी सर्जरी के लिए गए हैं। इसके 3 हफ्ते के बाद जब वो सीरिया लौटे तो थोड़े कमजोर दिखे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। एली खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा, मगर इसके सिर्फ 1 घंटे के बाद इजरायली रेडियो के अरब संस्करण में राष्ट्रपति की यात्रा की पूरी डिटेल प्रसारित हो रही थी। उनका पेरिस पहुंचना, सर्जरी, हॉस्पिटल का नाम और यहाँ तक कि वापसी की फ्लाइट डिटेल तक। और यहीं पर मोसाद से सबसे बड़ी गलती हो गई। जब अल हाफिज ने रेडियो सुना तो वे तमतमा उठे कि ये खबर लीक कैसे हो रही है।
उन्होंने गुस्से में कहा कि जांच शुरू करो, लेकिन बेहद सतर्कता से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन पर शक कर रहे हैं। सिर्फ चंद चुनिंदा लोग ही इस यात्रा के बारे में जानते थे और अब वो सभी शक के घेरे में थे, खासकर एली भी। असल में ये खबर मोसाद को एली ने ही दी थी और मोसाद ने भी इसे जानबूझकर रेडियो के जरिए लीक किया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इजराइल हर कदम की जानकारी रखता है। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये चाल सीधा शक एली की तरफ मोड़ देगी। इसके अगले ही दिन एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें सरकार के टॉप लेवल अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग खत्म भी नहीं हुई थी कि इजरायली रेडियो पर उसकी भी डिटेल आने लगी। अब तो अल हाफिज को पक्का यकीन हो गया कि कोई है हमारे बीच में जो जानकारी को बाहर पहुंचा रहा है। अब अल हाफिज पहले जैसे दोस्ताना नहीं रहे और अकेले रहने लग गए। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि बाथ पार्टी खतरे में है और दुश्मनी ताकतें इसे भीतर से नुकसान पहुंचा रही हैं। अब एली को पहली बार संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय एली ने एक कोडेड मैसेज इजराइल को भेजा कि हालात गर्म हैं और मैं वापस लौट रहा हूं। और अक्टूबर के मिड में वो पेरिस होते हुए इजराइल लौट आया। एली ने जो जानकारी भेजी थी वह बहुत सटीक साबित हुई और इजरायली सेना ने 13 नवंबर 1964 को सीमा संघर्ष में इसका पूरा उपयोग किया। उस दिन सीरिया ने इजरायली खेतों में काम कर रहे ट्रैक्टरों पर अचानक से गोलाबारी कर दी। इजराइल ने भी तुरंत जवाबी हमला किया और कई सीरियाई ठिकानों को नष्ट कर दिया। इजराइल के हमले एकदम सटीक थे। हमले का असर जबरदस्त रहा। दुनिया भर की प्रेसों ने इजराइल की प्रतिक्रिया का समर्थन किया, जिससे सीरियाई सरकार को अपनी सुरक्षा और कड़ी करनी पड़ी। और इस भयानक राज को आखिरकार दुनिया के सामने उजागर करना पड़ा कि कोई अंदर से जानकारी लीक कर रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी। उसी समय एली कोहेन इजराइल में छुट्टियों पर था। शक की सुई सीधा उसके घर तक पहुंच गई। उसने मोसाद को साफ कह दिया था कि अब हालात काबू से बाहर हैं। उन्हें शक होने लगा था कि वो जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। उन्होंने मिशन को यहीं समाप्त करने की गुजारिश की, लेकिन मोसाद ने सिर्फ एक ही बात कही कि बस एक आखिरी बार और। घर पर भी माहौल अब बदलने लगा था। उसकी पत्नी नाडिया और परिवार वालों को भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन दिल को जैसे कुछ अंदेशा होने लगा था। और फिर जाने से पहले एली ने नाडिया से वादा किया कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा, इसके बाद मैं हमेशा के लिए लौट आऊंगा। लेकिन किसे पता था कि अब वो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। नाडिया भी नहीं जानती थी कि वो उन्हें आखिरी बार देख रही है और एली को भी नहीं पता था कि वो जो वादा कर रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फरवरी 1962 में वो ज्यूरिख और अर्जेंटीना का चक्कर लगाकर एक बार फिर दमिश्क लौटते हैं, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। उनके पहले जैसे जोशीले स्वागत की जगह इस बार ठंडापन था। उनका सबसे करीबी दोस्त सलीम सैफ बताता है कि हाल ही में सीमा पर एक भयंकर हार हुई है। साथ ही सीरिया का वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों डॉलर झोंक दिए गए थे, उसे बीच में ही रोकना पड़ा। वजह 13 तारीख की इजराइल की जवाबी कार्यवाही। इजरायली एयरफोर्स ने इतनी सटीक बमबारी की कि एक एक करके सारे ठिकानों को तबाह कर दिया। इतनी परफेक्ट टारगेटिंग कैसे पॉसिबल है? सलीम का चेहरा संदेह से भरा था और एली के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। साथ ही सलीम एक और बात बताता है कि अब पार्टी की मीटिंग में नए फैसले लिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय और आर्मी को नई सिक्योरिटी व्यवस्थाएं और सोवियत उपकरण मिल चुके हैं। इसी समय जनवरी 1965 में सीरियाई अधिकारियों ने सोवियत विशेषज्ञों की मदद से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। अब वो रेडियो ट्रैकिंग डिवाइस से सभी फ्रीक्वेंसीज को स्कैन कर रहे थे ताकि गैर कानूनी सिग्नल को ट्रेस किया जा सके। और फिर 24 जनवरी 1965 वो दिन इजराइल और सीरिया दोनों की खुफिया दुनिया में दर्ज हो गया। सुबह के समय एली अपने अपार्टमेंट में बैठकर रेडियो ट्रांसमिशन भेज रहे थे और तभी अहमद सुईदानी के नेतृत्व में सीरियाई सुरक्षा बलों ने उनके घर में ढाबा बोल दिया। एली कोहेन, जिसे लोग एक अमीर व्यापारी और राष्ट्रभक्त समझते थे, उसे रेडियो पर इजराइल को सिग्नल भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कोहेन को सीरिया की सैन्य अदालत ने जासूसी का दोषी पाया और मार्शल लॉ के तहत मौत की सजा सुनाई गई। जांच के दौरान उनसे कई बार पूछताछ हुई और कई शारीरिक यातनाएं भी दी गईं। और जब इजराइल को एली के अरेस्ट की खबर मिली तो डिप्लोमेटिक लेवल पर जबरदस्त कैंपेन चालू हुआ, जिसमें दुनिया भर के देश इन्वॉल्व हो गए। इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने खुद मुहिम संभाली और सीरिया से अपील की गई कि वो इस फांसी की डिसीजन पर दोबारा से सोचें। उन्होंने सोवियत यूनियन से भी मदद मांगी। साथ ही साथ बेल्जियम, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों ने भी सीरिया से रिक्वेस्ट की कि एली की सजा को कम किया जाए, लेकिन सीरिया की सरकार टस से मस नहीं हुई। एली की पत्नी नाडिया ने भी पेरिस की सीरियन एम्बेसी में दया याचिका डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया गया। और फिर 18 मई 1965 को दमिश्क के मार्जे स्क्वायर में सुबह सुबह सबके सामने एली कोहेन को फांसी दे दी गई। ये फांसी 35 mm फिल्म पर रिकॉर्ड की गई थी और आज भी ये तस्वीर उस सेक्रीफाइस का जिंदा सबूत है जो एक एजेंट ने अपने देश के लिए दिया। इजराइल में उनके नाम पर स्कूल, सड़कें और एक इलाका बसाया गया।
जेरूसलम की माउंट हज़ेल में भी उनका एक स्मारक बनाया गया। साथ ही साथ मोसाद ने उनके नाम का एक खास कमरा बनवाया जहां हर नए एजेंट को उनकी कहानी सुनाई जाती है।